लिखा हुआ है 1 सितंबर 2000। पहले सारी बातें छोड़ के ना मैं आपको इस सब किया, सबने है ना, ट्राई तो किया ही होगा, नहीं ट्राई किया तो मैं फिर उसका कुछ नहीं कर सकता। मैं लास्ट 2 पॉइंट्स की तरफ जा रहा हूं। मैं कैपिटलाइजेशन और रेट फाइंड करवाना चाह रहा हूं। इसमें एक ट्रिक था, तो बहुत कम लोग उससे वाकिफ है। लिखा हुआ है रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी 28 मिलियन फ्रॉम बैंक ए, जिसका मार्कअप है 13% पेएबल। एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन इज 25 मिलियन। मतलब हमें क्या चाहिए होता है, यहां पे हमें एक चाहिए होता है लोन, ओरिजिनल लोन हो तो पहले यहां पर हम लिखते हैं बैंक ए है और बैंक, फिर हमें चाहिए होता है एक तरह का इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग लोन, यहां पर रेट भी लिख लेते हैं, और एक चाहिए होता है हमें इंटरेस्ट। ऐसा ही है। जो बैंक ए का लोन है वो है 28 मिलियन, और उसने टाइम फैक्टर की बजाय उसने खुद दे दिया आउटस्टैंडिंग लोन कितना 25 मिलियन, और रेट दे दिया 13%। अगर टाइम फैक्टर होता तो टाइम फैक्टर से वेट कर लेते, अब उसने खुद ही आउटस्टैंडिंग लोन दे दिया है। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब है उसने टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है। आउटस्टैंडिंग लोन का मतलब उसने टाइम फैक्टर जो भी होगा 5/12 होगा, 8/12 होगा, 9/12 होगा, उसने कर दिया है। हम किससे मल्टीप्लाई करें, सिर्फ 13% से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास इंटरेस्ट फॉर द ईयर आ जाएगा। हमारे पास इंटरेस्ट फॉर द कितना 3.25। दूसरे बैंक बी का केस देखिएगा, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपके पास 25 मिलियन बैंक बी के पास जो आपने लोन लिया है, रेट मिसिंग है, कहता है इसका जो आउटस्टैंडिंग लोन है वो 20 मिलियन, ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट कहता है आपको 3 मिलियन का गिवन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि ये 3 मिलियन को इंटरेस्ट एक्सपेंस समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस। जरा पढ़ के तो देखें, द मार्कअप अक्रूड मतलब पेएबल या कर हो गया, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिस साल कंस्ट्रक्शन हुई या जितने टाइम की कंस्ट्रक्शन हुई। यहां पर 2 पॉइंट है। कुछ लोग कहते हैं लिखा हुआ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो ये है 9 महीनों का। अब ये 2 थिंकिंग है, 2 सवाल यहां से निकल रहे हैं। एक एग्जामिनर ये समझ रहा है कि ये जो 3 मिलियन है ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो समझ रहा है कि 9 मंथ का ये इंटरेस्ट है, और हम कैपिटलाइजेशन रेट में इंटरेस्ट फॉर द ईयर लेते हैं, 9 मंथ का नहीं लेते। वो इसका क्या कर रहा है, 3 को 9 पे डिवाइड करके 12 से मल्टीप्लाई कर रहा है। एक थिंकिंग। दूसरी थिंकिंग ये है, वो कहता है भाई साहब उसने कहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब है जिस साल कंस्ट्रक्शन हुई है उस साल का इंटरेस्ट है, तो फिर इंटरेस्ट फॉर द ईयर कितना है 3 मिलियन। दोनों केसेस का पता चल गया। अब ये पहले आई कैप अपने सोल्यूशन नहीं दिया करता था, तो तब लोग अपनी तरफ से सोल्यूशन दिया करते थे, तो उस वक्त ये 2 थिंकिंग थी कि एक बंदा इस 3 मिलियन को समझता है कि पूरे साल का इंटरेस्ट है, कहता जो लिखा हुआ ना ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये उसने बताया है कि जिस साल कंस्ट्रक्शन हो रही है वो साल, और दूसरा क्या असम्पशन ले रहा है जब तक कंस्ट्रक्शन हुई है उतने टाइम का। तो अगर वो उतने टाइम का समझेगा तो ये आएगा 3/9 मल्टीप्लाइड बाय 12, फिर आएगा उस साल का 4 मिलियन, और अगर समझा जाएगा पूरे साल का है तो फिर 3 मिलियन। ये बात समझ लग गई। चले जी, हम कैसे करें फिर, 3 मिलियन से आपने किया होगा मुझे पता है, चलो उसी से करवा देता हूं। तो पता चल गया 4 मिलियन भी इसका आंसर आ सकता है। तो आउटस्टैंडिंग लोन का टोटल कितना आ गया 45, 6.25। तो कैपिटलाइजेशन रेट कितना आ गया 6.25 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय कितना 13.89%। क्या अगर 4 से करें तो चेंज आ जाएगा थोड़ा सा। मैंने 4 से किया
अच्छा आपने 4 से किया, नहीं वो गलत नहीं होगा, एक assumption है, ठीक है। तो वो अंग्रेजी जो लिखी हुई है ना, आप उसको किस तरह से अज्यूम कर रहे हो कि अगर आप उसको 4 यानी ये कह रहे हो कि जो 3 मिलियन आपका इंटरेस्ट है वो 9 मंथ का है जब तक कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो फिर तो पूरे साल के इंटरेस्ट लेंगे। और अगर आपने उसको कंसीडर किया है कि उसका मतलब ये है, तो फिर ये इस तरह से आएगा 13.8। नहीं उसमें तो उसने हमें रेट दे दिया है और हमने रेट खुद अप्लाई किया, खुद फाइंड किया पूरे साल। यहाँ पर उसने रेट नहीं दिया बल्कि अमाउंट दी है। आउटस्टैंडिंग लोन तो दिया ना, आउटस्टैंडिंग लोन का मतलब है कि उस साल के अंदर कितने महीनों से मल्टीप्लाई करना था, वो मतलब है, वो दोनों को उसने बताया हुआ। ये जो इस वैल्यू का मतलब है ना, इस वैल्यू का मतलब ये तो खुद फाइंड किया है, ये उसने दिया था, इसकी अजम्पशन हम चेंज कर रहे हैं, ठीक। अच्छा 4 से किया तो कितना रेट आया? 16.16%, ठीक। चलें, ओके होगी बात। मैं आपको आई कैप की अजम्पशन से करवा रहा हूं, तो आई कैप ने इसको 3 मिलियन ही लिया हुआ है, जो आई कैप ने अपनी बुक में सवाल दिया हुआ है, ठीक होगी बात। चले जी, आप अपना सवाल पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और ये सवाल ना आपके कॉमन सेंस से ज्यादा हल हो जाता है। जरा ध्यान से कि ये पेमेंट हो रही है, इतनी माइनस करना है, इतना प्लस करना है, इतना पैसा आ रहा है, इतना जा रहा है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 1 सितंबर 2008 को हमने शुरू किया था, पेमेंट भी एक उस दिन को हुई, बट एक 0.5% हमने कमिटमेंट फी भी पे कर दी। अब यहां से देखते हैं कि 8 मिलियन आपने पे किया परमिट लेने का, 25 मिलियन का लोन लिया आपने, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आखिरी लाइन जो आपको जिसने परेशान किया, 1 Feb 2009 को पेड 6 मंथली इंटरेस्ट प्लस 5 मिलियन टुवर्ड्स द प्रिंसिपल, मतलब 5 मिलियन लोन पे किया और उसका जो 6 महीने का इंटरेस्ट है वो भी पे किया। बाकी तो सवाल आसान सा है। चलिए जी, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेट लिख लें, पहले क्या फाइंड करना है? बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। क्या तरीकाकार होगा? सबसे पहले नाम लिखेंगे SIL, फिर लिखेंगे बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। हाँ जी, कौन सा साल है? फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2009। यहां पर लिख लेते हैं रुपीस, इन मिलियन है या थाउजेंड है? तो पहले है स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट, जिसमें 3 चीजें आती हैं। एक आता है इंटरेस्ट, एक आता है कमिटमेंट फी, एक आता है जनाब टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। फिर ये लेस कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे जनरल बोरोइंग कॉस्ट। ऐसा ही होता है अगर आपने बोरोइंग कॉस्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट स्पेसिफिक बोरोइंग का बहुत आसान और सीधा होता है कि आपने जिस दिन से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट की वो कौन सा दिन बन रहा है? 1 सितंबर 2008। और जब तक कंस्ट्रक्शन हुई, अगर दरमियान में कोई सस्पेंशन पीरियड है तो माइनस कर देते, वरना सारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज करते। स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट में सारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है, स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट में सारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है। अब जरा यहां पर गौर फरमाइएगा, आपने 25 मिलियन का लोन लिया 12% के हिसाब से, तो ये सारे साल का पूरे टाइम का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना है।
लेकिन एक छोटा सा मसला आ गया, 1 Feb 2009 को 5 मिलियन वापस कर दिया, तो इसका मतलब है अगर आपने 5 मिलियन वापस कर दिया तो क्या फिर भी 25 मिलियन के ऊपर इंटरेस्ट आएगा? फिर तो 20 मिलियन पे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 महीनों तक का जो इंटरेस्ट आएगा वो 25 मिलियन पे आएगा। आपको सर 5 महीने क्यों, 6 महीने क्यों नहीं? देखिए, आपका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना शुरू हुआ 1 सितंबर से, तो सितंबर का महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने, 1 फेब को 5 मिलियन उसका वापस कर दिया। तो अब आपके ऊपर जो बोझ है लोन का वो तो रहे 20 मिलियन गया, और आगे जब बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो 20 मिलियन पे करेगा, 25 मिलियन पे नहीं करेगा। तो मेरे भाई 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 4/12, अगले 4 महीने वो कौन से बनते हैं? फेब, मार्च, अप्रैल, मई। इसके अंदर तो खूबसूरती उसने रखी नहीं है। अगर कोई सस्पेंशन पीरियड होता फिर मजा आता, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसने एक पेमेंट कर दी है, इंटरेस्ट भी पे किया है, लेकिन अभी तो हम इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं ना, तो सिर्फ लोन की अमाउंट को कंसीडर कर रहे हैं। तो आए जरा यहां पर अब लिखे जरा, इंटरेस्ट एक तो आ गया 25 मिलियन का 12% मल्टीप्लाइड बाय 5/12, एक, और फिर 20 मिलियन का 12% मल्टीप्लाइड बाय 4/12, 25 मिलियन का कितना आ रहा है? कितना? 1.25, 0.8, टोटल कितना आ गया? 2.0। स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट एक तो आ गई, 0.5 मिलियन है कमिटमेंट फी, वो भी आ गई। अब पीछे रहेगी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम और जनरल बोरोइंग। तो वर्किंग नंबर 1 0.5% ऑफ लोन ऑब्टेन, तो 25 मिलियन का लेने 0.125, 0.12। आज वर्किंग नंबर 1 करते हैं। वर्किंग नंबर 1, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। क्या लिखते होते हैं? डेट, बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, आ जाएगा इंटरेस्ट। यही है। जो साथ साथ सवाल करते हैं ना उनको तो पता है कि यही है, और जो नहीं करते वो कहते ये क्या है। किस दिन से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट की थी? 1 सितंबर 2008। अगली डेट कितना? 1 दिसंबर। अगली डेट है हमारे पास 1 दिसंबर। 1/12/8। जी, कितना पैसा लिया था आपने? 25 मिलियन, जिसमें 8 मिलियन तो आपका खर्चा हो गया परमिट लेने का, हुआ है ना 1 सितंबर को। जितना भी लोन आप जो कुछ भी खर्चा होगा ना बिल्डिंग के ऊपर, सारे का सारा आपने अवेलेबल फंड से पे करना है, माइनस 0.125। ये क्या है 0.12? वो जो कमिटमेंट फी है, 25 मिलियन बैंक से लिया, 8 मिलियन लग गया उस दिन आपका परमिट लेने के ऊपर, और 0.125 बैंक ने ही काट लिया। आपके पास जो बैलेंस बचा वो कितना बचा? 16.875 मल्टीप्लाइड बाय क्या है सरप्लस फंड की परसेंटेज? 8%। 8% मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अच्छा, 1 सितंबर को पेमेंट भी की है, 1 सितंबर को पेमेंट भी की है। हाँ जी, माइनस
कितना 10 मिलियन कितना आ गया 875 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना बनता है 3/12 अमाउंट कितनी है 0.1375 ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ फिर नेक्स्ट 1/12/08 से लेकर अगली डेट कौन सी ईयर एंड तो हमारा 30 जून है ईयर एंड हमारा 30 जून है तो नेक्स्ट क्या है फिर 1 फेब 1/2/2008 कितना पैसा रहा था आपके पास 6.875 माइनस 15 हाँ जी कितना आ गया 15 नेगेटिव कितना नेगेटिव माइनस 8.12 और जैसे ही नेगेटिव आता है हमारी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम आना बंद हो जाती है और जनरल बोरोइंग स्टार्ट हो जाती है तो चले जी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम तो आ गई वो तो पहले लिख लेना कितनी आएगी 0.1375 माइनस कर और यहां पर लिख देते हैं वर्किंग नंबर 2 फिर वापस चलते हैं यहां पर एक छोटा सा ट्रिक है बाकी काम वही है वर्किंग नंबर 2 क्या लिखें इसका जनरल बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन जनरल बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन क्या लिखते हैं डेट लोन या अमाउंट जो यूटिलाइज की मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय कहां से काम शुरू किया था एंड किया था 1/12/08 से लेकर 1/20 जिस जगह नेगेटिव बैलेंस लिया था वही एज इट इज डेट कॉपी पेस्ट होनी है जिस दिन आपका बैलेंस नेगेटिव हुआ था उसी दिन आपने जनरल बोरोइंग से पेमेंट की थी तो कितनी पेमेंट की थी 8.125 पता है ये कौन सी डेट है 1/12/8 है या 1/2/9 है 1/12/8 है ये 1/2/9 हमें बता रहा है किस टाइम तक आपने 1/12/8 को 15 मिलियन पे किया था तो आपके पास उस वक्त पड़ा 6.875 था तो बाकी कहां से पे किया था जनरल बोरोइंग से तो उसी दिन से आप पर इंटरेस्ट वाजिब हो गया क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 13.89% मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना बनता है 1 दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना 2/12 कितना आंसर आ गया 0.188 1209 से लेकर अगली डेट हाँ तो ये लोन अगले में ऐड हो जाएगा ना वो ऐड होकर फिर इंटरेस्ट आता जाएगा अलग अलग कर लोगे ना तो फिर वो मसला आता है आगे जाकर जब गवर्नमेंट ग्रांट आएगा वो कुछ पैसे वापस दे दिए जाते हैं कुछ ऐड कर दिए जाते हैं तो इसलिए इशू जी 1 कितने पैसे वापस किए 1 फेब को हिंट बता रहा हूं एक 12 मिलियन एक 5 मिलियन और 6 महीनों का इंटरेस्ट भी ये 1 फेब की सारी पेमेंट्स हैं अच्छा जनरल लोन अगर वापस पे कर दिया जाए ना तो उसको नहीं कंसीडर करते उसको कंसीडर करते हैं तो कैपिटलाइजेशन रेट के अंदर स्पेसिफिक लोन वापस किया जाए तो वो पेमेंट होती है जैसे कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट होती है जनरल बोरोइंग की पेमेंट हो तो ऐसे समझते हैं वो उसको इग्नोर करते हैं उसको किस में जाकर कंसीडर करते हैं कैपिटलाइजेशन रेट में लेकिन अगर पेमेंट कर रहे हो ना स्पेसिफिक बोरोइंग की उसको बिल्कुल ऐसे समझो जैसे आप पेमेंट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्टर को कॉस्ट इनकर्ड नहीं है लेकिन पेमेंट वैसे कंसीडर करनी है हाँ जी आओ जरा फिर बताओ 129 से आगे कहां तक जा रहे हो 1 जून तक 31 मई तक
क्योंकि आगे ब्लॉक है। 8.125 तो पहले ही आप खा चुके हैं। बताओ और कौन कौन सा लोन इस डेट को पे किया? एक 12 मिलियन पे किया, एक 5 मिलियन पे किया और एक इंटरेस्ट भी पे किया। कितना इंटरेस्ट पे किया बस यही तो बताना है। 1.25। 25 मिलियन का 12% था रेट, मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कितना? 0.1.5। अच्छा, अगर आप देखिए हमने कैपिटलाइज किया था 1.25, लेकिन यहां पर लिखते हैं 1.5। वो 5 महीनों का इंटरेस्ट कैपिटलाइज हुआ था, लेकिन आपने पे वापस कितना करना है? 6 महीनों का इंटरेस्ट भी पे करना है और लोन भी पे करना है। 5 मिलियन लोन, 6 महीनों का इंटरेस्ट, और 6 महीनों का इंटरेस्ट बनता है 1.5। 1.5 ये सारा जो पे किया हमने कहां से पे किया? पढ़ी जनरल बोरिंग है, स्पेसिफिक तो खत्म हो गई। 8 मिलियन पहले, 12 मिलियन नई पेमेंट, 5 मिलियन लोन की पेमेंट, 1.5 उसका इंटरेस्ट। ये सारी पेमेंट हमने इकट्ठी करनी, कितनी आ गई? 26.625 मल्टीप्लाइड बाय 13.89% मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना बनता है? 4/12। 2 3 4 5 4/12 8.875। लो मेरे भाई, इनको प्लस कर लो, इन दोनों को, तो आपके पास जनरल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन आ जाए कितना? 9.06। प्लस करके देख लो। 26 मिलियन का 13% मल्टीप्लाई 4/12 ये आ रहा है, और प्लस 0.188। ऐड करके 1.2 क्या मतलब? टोटल ये जो 1.23 प्लस 0.188 1.4। सवाल आपका हो गया 1.42, और यही उसने हमसे पूछा। कहता बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज बताएं, कितनी अमाउंट आ गई? 3.458। ये हमारे पास आ गई जनरल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। एक सवाल मैंने और भी इसके अंदर रिक्वायरमेंट ऐड करवाई थी, कॉस्ट कैपिटलाइजेशन। कॉस्ट, अब कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट इनकम भी ऐड कर देंगे और 8 मिलियन जो परमिट फी है वो भी ऐड कर देंगे, वो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। मतलब कॉस्ट इनकम भी सारी, जो लोन वापस किया वो नहीं, जो लोन वापस किया वो नहीं, वो कोई मिलने का कॉस्ट का थोड़ी सा है। जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है प्लस जो परमिट फी हुई है। मतलब अगर इस सवाल के अंदर हम देखें तो इन सब को ऐड कर लो, 10 प्लस 15 25 प्लस 12 27 प्लस 9 36 मिलियन प्लस 8 46 48 10 और 15 27, अच्छा 7 37 35 में 8 ऐड कर दिया, कितना? 54 आ रहा? क्या? अच्छा ये 46 आ रहा सारा, और 8 भी ऐड करना, वो तो जब बोरिंग कॉस्ट के अंदर ऐड हो तो गई है। कमिटमेंट फी बोरिंग कॉस्ट के अंदर ऐड होके आती है, वो बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा होती है। तो अगर आप कॉस्ट इनकर्ड इसके अंदर लिखते हैं तो 54, और हमारे पास एसेट की कॉस्ट कितनी आ जाती? ये पेपर में नहीं रिक्वायरमेंट, ये हमने खुद और आपने नहीं उधर करना कि हम बता के हैं, जो पूछा है वही बताना है, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। 57.4585, अगर वो एसेट की कॉस्ट पूछता तो ये आता।
चले जी, ये तो क्वेश्चन जी इतना खतरनाक या बड़ा नहीं था। असल खतरनाक क्वेश्चन तो फिर है। इसके कौन से सवाल थे? 14 और 15। 14 और 15। ये काबिल एहतराम सवाल थे। और जरा फिर निकालें 14 को। चले जी, जरा खामोशी, वापस आए। Eden Enterprise started construction of its office building on 31st August 2013. Treasury Department arranged a loan 14 million specifically for the construction और डेट कौन सा है? 30th November 2013. ऊपर क्या लिखा हुआ है? कंस्ट्रक्शन, स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन on August 31. Treasury Department arranged a loan for this construction on November 30th 13. लो जी, लोन अरेंज हुआ नवंबर के अंदर और कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई है? अगस्त के अंदर। बैंक ए at a 15% per annum. A contractor was hired at this construction and a total price 18 million was agreed. हमने कहा जी 18 मिलियन में काम कर देना। Rupees 4 million were to be financed by existing running finance at the rate of 18%. अब existing running finance का सिर्फ एक ही सोर्स बताया हुआ है, तो वो तो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट 18%। अगर एक से ज्यादा होता है ना फिर एवरेज फाइंड करते हैं। अगर रनिंग फाइनेंस एक ही हो तो जो रेट गिवन है वही कैपिटलाइजेशन रेट है। द कॉन्ट्रैक्टर सबमिटेड द इनवॉइस। कॉन्ट्रैक्टर ने हमें बिल लिख दिया 31 अक्टूबर 13 को, दूसरा बिल दे दिया हमें 31 दिसंबर 2013 को और तीसरा बिल उसने हमें दे दिया 31 मार्च 14 को। During 14, certain changes in design were agreed. Contractor will charge price of building 22 million. पहले उसने 18 मिलियन कहा था, अब कहता है कितना चार्ज करूंगा? Due to requirement of additional fund, management decided to arrange another loan from bank B. A loan of rupees 5 million were arranged on 1st June 2014 at the rate of 16.5%. ये जनरल बोरोइंग का ये स्पेसिफिक, ये भी स्पेसिफिक है। ड्यू टू सर्टेन डिस्प्यूट विद कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टॉप्ड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सस्पेंशन पीरियड है या नहीं? ये नेचर ऑफ वर्क है। वैसे हमारे मुल्क में तो ये नेचर ऑफ वर्क है, डिस्प्यूट विद कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन ये नेचर ऑफ वर्क नहीं होता। वर्क वाज रिकमेंस्ड फ्रॉम स्टार्ट ऑफ 2014। फिर उसने दोबारा जो इनवॉइसेस हमें दी वो दी जनाब 1 जून को, 1 सितंबर को। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन सितंबर 2014। कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइसेस वर पेड 1 मंथ इन एरियर्स। लो जी, फिर वो मसला भी आ गया पेमेंट वाला। सरप्लस फंड इज 6% और आपने क्या फाइंड करना है? ऑफिस बिल्डिंग की कॉस्ट और वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट। हाँ जी, ये गलत लिखा हुआ, यहाँ पर 2013-14 कर लें। और यहां पर एक और काम भी हम कर लेते हैं, पुराना काम। यहां पर ना पेमेंट डेट लिख लेते हैं। 31 अक्टूबर की पेमेंट कब करेंगे? 30th नवंबर 30 और इसकी 31 जनवरी 14, इसकी 30th अप्रैल 14, फिर इसकी 31 जुलाई 14 और इसकी 31 अक्टूबर। चलो जी, डेट का अंदाजा हो गया हमें। कैपिटलाइजेशन किस दिन से शुरू करेंगे पता है? कैपिटलाइजेशन किस दिन से शुरू होगी? किस नवंबर से?
एक तो पेमेंट उस दिन हो रही है, पहली पेमेंट, लोन भी उसी दिन मिला, और कंस्ट्रक्शन पहले शुरू हो गई, मतलब वो हमने वैसे ही 1 महीना लेट पेमेंट करते हैं, तो इसलिए क्योंकि बोरिंग कॉस्ट आना ही बाद में शुरू। तो बताओ किस दिन इनकर्ड हुआ है? इनकर्ड हुआ है ना, लेकिन तब हमें बोरिंग कॉस्ट नहीं आ रही थी। हाँ नहीं, एक्सपेंसेस इनकर्ड को नहीं देखते, उसकी पेमेंट को देखते हैं। एक्सपेंडिचर्स की पेमेंट्स को देखा जाता, एक्सपेंसेस इनकर्ड को नहीं देखा जाता, एक्सपेंडिचर की पेमेंट को देखा जाता है, क्योंकि पेमेंट करेंगे तो बोरिंग कॉस्ट आएगी ना, हमें पेमेंट ही नहीं कर रहे तो फिर तो लोन हमारे पास पड़ा हुआ। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें 2 अच्छी बातें हैं, एक तो इसके अंदर ना दरमियान में जनरल बोरिंग, ठीक है, सवाल आप करके आते हो ना तो फिर आपको ज्यादा अच्छा लगता है कि अच्छा ये चीजें हमने, जो चीज आपको सही कंसीडर होगी उसकी खुशी होगी, और जो गलत कंसीडर होगी उसकी लर्निंग होती है, कि जो गलत आपने कंसीडर करके आया वो सीख लोगे, और जो सही कंसीडर किया है उसमें तो बंदे को लगता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। रिक्वायरमेंट क्या है, कोई बता सकता है? नाम क्या है कंपनी का? ईडन एंटरप्राइज। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है जनाब कॉस्ट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग और सीवेप। पेपर में नहीं ऐसे लिखना ओबी, उसे क्या पता ओबी क्या होता है, ऑफिस बिल्डिंग पूरा लिखना है। सीवेप लिख सकते हो, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013-14 है ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ब्रॉड डाउन, फिर लिखते हैं कॉस्ट इनकर्ड, फिर स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट। अच्छा, स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट की जो आपने हेडिंग लिखनी है ना, उसका ख्याल रखना है कि कौन कौन चीज है। इंटरेस्ट तो आता ही आता है, और इसमें टेम्पो इनकम भी है, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, और जनरल बोरोइंग भी है। ठीक है, बस इसकी वर्किंग करके इसमें पुट करते हैं। सबसे पहले जो चीज गिवन होती है ना वो होती है कॉस्ट इनकर्ड। तो बताएं जरा 2013 की कॉस्ट इनकर्ड कितनी है? 2013 की कॉस्ट इनकर्ड कौन बताएगा? ये है 2013 की कॉस्ट इनकर्ड। ये नहीं समझना कि पेमेंट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड है, कॉस्ट पेमेंट नहीं है। और बाकी ये वाली और ये वाली, ये है 2014। तो 2013 की कॉस्ट इनकर्ड प्लस कर दें, 1000 में ना ले लें, 1000 में ले लेते हैं, 3 जीरो ऊपर कर देते हैं, रुपीज इन 1000 कर लेते हैं। हाँ जी, कितना है कॉस्ट इनकर्ड? 147। तो 2013 में और 14 में 7300। डन। अब आ गया बोरोइंग कॉस्ट। हमने पहले वाली बोरोइंग कॉस्ट 2 है ना, हाँ जी, यहां पर इसकी भी वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 1, हमारे पास पहला कितना लोन लिया था पहले? कितना? 40 14 मिलियन। 14 मिलियन लोन लिया था, किस रेट पे? देखते भी जाते हैं ना साथ, ये देखिए नजर आ रहा है। 18 मिलियन चाहिए था, लेकिन हमें मिला कितना? 14 मिलियन, और 15% के हिसाब से 15%। एक तो क्योंकि वापस रीपे तो किया नहीं, तो इस पे सारे जब तक कंस्ट्रक्शन हो रही है तब तक इंटरेस्ट आएगा।
2013 में कितना टाइम बनता है? 2013 में 30 नवंबर को हुआ था ना, तो 31 दिसंबर का 1/12 और फिर 14 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 8/12, टोटल 9 मंथ बनते हैं, एक महीना सस्पेंशन है तो 8/12। और फिर नया लोन कितना लिया था? 5 मिलियन, रेट उसका 16.5% और उसका टाइम कितना बनता है? वो जून में लिया था, जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त और सितंबर, 4 महीने, एक सस्पेंशन भी तो है, वो अप्रैल का महीना था, वो इसके अंदर कवर है, तो 4/12। पहले वाला कितना आ गया? 175,000, हम इन 1000 में कर रहे हैं, 175। दूसरा कितना आ गया? 1400। तीसरा 270। तो मेरे भाई ये आ जाएगा 2014 में और ये आ जाएगा 2013, क्योंकि 2013 में तो सिर्फ 1 महीने का आएगा और 2014 में अगले बाकी 8 महीनों का आ जाएगा। चलें जी, 175 लिख दो 2013 में और 1400 और 275 को ऐड करें 167। हाँ जी, पहले तो इसको समझे फिर आगे चलते हैं। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम से पहले इसको जो स्प्लिट किया है, याद रखें हर साल का इंटरेस्ट अलग अलग चार्ज करना है, पहले जितने टाइम का बनता है वो, फिर आगे जितने टाइम का बनता है। आगे बढ़े फिर, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, ये इंटरेस्टिंग है। मैं तो कहता हूं इकट्ठी वर्किंग कर देते हैं, चलो इकट्ठी वर्किंग सीख भी लोगे। वर्किंग नंबर 2, डेट, उसके बाद बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, हमारे पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। किस दिन लोन लिया था? 30th नवंबर। कैपिटलाइजेशन किस दिन से स्टार्ट की थी? 13 से अगली डेट कब तक है? 31 दिसंबर 30। लोन कितना लिया था? क्या उसी दिन कोई पेमेंट भी की? बिल्कुल पेमेंट की, क्योंकि जो दिसंबर की इनवाइस है वो नवंबर में ही एग्जीक्यूट हुई थी। 6.3 मिलियन माइनस 6.3, कितना बैलेंस बच गया? 7 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय कितना आंसर आ गया? 38। अच्छा 1000 में बता रहे हो, 38.5 रुपीज एंड 1000 है ना? 38.5 मिलियन है, 1000 में करेंगे तो 385 14 मिलियन का लोन है और 38 उसके ऊपर। ये मैंने मिलियन में लिया ना, तो जो आपका आंसर आएगा वो मिलियन में आएगा, तो हम उसमें 3 जीरो ऐड करके लिख देंगे। आपका इसका आंसर कितना आ रहा है? 3। इसका आंसर कितना? एग्जैक्ट आंसर बताएं आप। 38। इसको जब 1000 पे डिवाइड आपको ना आधी नींद आ रही है। कैलकुलेटर पे लिखे 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 1/12, ये वैल्यू आ रही है। इसको अगर 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 38.5 या 3.85, 38.5 1000 में आ गया। ठीक है, ये मिलियन में नहीं 1000 में है। आगे चलते हैं, और यहां पर हमारा साल भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम अगले साल जा रहे हैं। अगले साल क्या कोई पेमेंट की है या सिर्फ साल स्प्लिट हुआ है? सिर्फ साल स्प्लिट हुआ है। तो अगला साल हमारा जा रहा है 1/1/14 से लेकर कब तक? 31 जनवरी 14। अब हमारे पास वही बैलेंस पड़ा हुआ है 7.7 का, मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 1/2, सेम आंसर आएगा।
इस बात की समझ लगी? क्योंकि पिछले साल जो बैलेंस है अगले साल भी वही पड़ा हुआ है, कोई पेमेंट नहीं की। अब आगे चलते हैं। 31 जनवरी 14 से लेकर कब तक? कब तक? अगली डेट ऑफ पेमेंट बताएं। 30th अप्रैल। 30th अप्रैल 14 आपके पास बैलेंस पड़ा था 7.7 माइनस पेमेंट कितनी? पेमेंट कितनी की? 8.4। गॉट इट? 8.4 कितना आंसर आ गया? माइनस 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 18%। मल्टीप्लाइड बाय कितना? अब यहां से जनरल बोरिंग स्टार्ट होगी, और मैंने पहले कहा था मिक्स करवा रहा हूं, अलग से वर्क कर दो, या जैसे बैलेंस नेगेटिव आता है ना वहां से क्या स्टार्ट हो जाता है? जनरल बोरिंग। ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट इनकम है तो ये क्या स्टार्ट हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो कितना आ गया? 18% मल्टीप्लाई बाय कितना टाइम बनता है? 2/12। अप्रैल का महीना छोड़ दिया, 2/12 सस्पेंड करना 1 महीना। कितना आ गया? 21। पूरा 21 आ रहा है, और नेगेटिव लिख लेना क्योंकि ये बोरोइंग कॉस्ट है, ये इनकम नहीं है, ये क्या है? बोरोइंग कॉस्ट। फिर आगे 30th अप्रैल 14 से लेकर अगली डेट बताएं। 30 सितंबर। अगली डेट 31 जुलाई आ रही है। क्या आ रही है? 31 जुलाई। लेकिन 31 जुलाई भी नहीं है, 1 जून 14 है, क्योंकि लोन हमने नया लोन ले लिया। तो जब नया लोन आ जाएगा उसके बाद जो पेमेंट्स होंगी वो कहां से होंगी? जब नया लोन आ गया। जिस दिन हमारा नया लोन आ जाएगा उस दिन के बाद हमने पेमेंट कहां से करनी है? नया लोन। अच्छा ये मुझे बताएं कि जो जनरल बोरिंग का पैसा आपने इस्तेमाल कर लिया है, क्या वो वापस कर दिया? अगर वापस नहीं करोगे ना तो उसका इंटरेस्ट कब तक आएगा? जब तक एसेट कंप्लीट ना हो जाए। दोबारा सुने, जितना पैसा आप जनरल बोरिंग का इस्तेमाल कर लो, जिस दिन वापस कर दो तब तक इंटरेस्ट आएगा। ना वापस करो तो जब तक एसेट कंप्लीट नहीं होता तब तक उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है। तो पिछले सवाल में मेंशन था ना कि वापस कर दिया है, तो वो इसका मतलब नहीं किया। तो आपने कितना पैसा इस्तेमाल कर दिया जनरल बोरिंग का? 0.7 मिलियन। ये पैसा जनरल बोरिंग का इस्तेमाल किया ना। क्या इसके अलावा भी इसमें से पेमेंट की? अगली पेमेंट किस दिन हुई है? अगली पेमेंट 30th अप्रैल। 30th अप्रैल से लेकर जब तक एसेट नहीं कंप्लीट हुआ सारा ले ले इंटरेस्ट। वजह क्योंकि आने वाली जो कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट है, वो कहां से चली जाएगी? जुलाई वाली पेमेंट चली जाएगी उससे, स्पेसिफिक बोरोइंग से। जून में आपने स्पेसिफिक लोन आ गया था आपके पास, तो बताया जरा कितना आ गया? 30th अप्रैल से लेकर कब तक जाना है हमने? 30th सितंबर 14 तक। 0.7 पहले इस्तेमाल कर चुके हो, और कितना लोन ले लिया? मतलब और कितना जनरल बोरिंग का पैसा इस्तेमाल किया? 2.1। तो जनरल बोरिंग टोटल कितनी इस्तेमाल होगी? 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 18% मल्टीप्लाइड बाय 5। ये 5/12 क्यों लिया? क्योंकि इसके बाद जितनी पेमेंट है वो इससे नहीं की, और लेना कब तक है? जब तक एसेट कंप्लीट है। कितना आंसर आ गया? 2। और ये जनरल बोरिंग कॉस्ट में कौन सी है? जनरल बोरिंग कॉस्ट। फिर आगे चलते हैं। हमें किस दिन लोन मिल गया था? 1 जून 2014। अगली पेमेंट का दिन क्या है? पेमेंट का दिन क्या है? 31 जुलाई 14। कितना लोन मिला था? 5 मिलियन के ऊपर। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है? 2/12। 2/12 इतने महीनों की हमें टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम मिल जाएगी।
अगर सवाल के अंदर ये होता कि भाई साहब जो आपने जनरल बोरोइंग इस्तेमाल किया वो रीपे करनी है, तो 5 मिलियन में से वो पहले वो माइनस कर देते, 5 मिलियन में से पहले वो माइनस करते, उसके बाद इंटरेस्ट लेते, लेकिन वो पैसे वापस नहीं किए। तो हमारे पास कितनी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट कम आ गई? 50। ये 31 जुलाई 14 से लेकर अगली डेट 30 सितंबर 5 मिलियन आपके पास पड़ा था, पेमेंट कितनी की? 4.1। कितना बैलेंस रह गया? 0.9 का 6% मल्टीप्लाइड बाय टाइम 2/12। अब आपने इस डाटा को देख के मुझे ये बताना है कि 2013 की टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी बनती है, 2013 की जनरल बोरोइंग कॉस्ट कितनी बनती है और 2014 की कितनी बनती है। अब यहां पर पहले ये देख ले, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। ये जो अमाउंट है ना, इस 5 मिलियन पे इंटरेस्ट क्या पाएगा वो? कौन सा? इस 5 मिलियन पे जो स्पेसिफिक जो वो है ना, वो उधर ही जाकर कर लेंगे ना, फॉर्मेट के अंदर ही। हाँ जी, ये 38.8 की 38.5 क्या चीज है? 2013 की टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। उसके बाद ये अमाउंट और ये अमाउंट, ये 2014 की टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, और ये वाली जो अमाउंट है किस साल की? 2014। कर लो प्लस, फिर वहां पर जाकर लिखते हैं। जनरल बोरोइंग कॉस्ट बताइएगा जरा, 2014 में आएगी बस 230। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट का इनकम 2013 की बताएं। 97.5। एक चीज अभी रहती है, जो आपने वो आ गई है हसनैन, ये इसके अंदर ऐड कर चुके हैं 1400 के अंदर 275 5 मिलियन मल्टीसिस को ऐड कर चुके हैं। चलो जी, सवाल हो गया आपका। पहले बताया जी 2013 का टोटल बताएं। 14700 प्लस 175 माइनस 38.5 14836 पॉइंट, और ये इधर आ जाएगा 14836.5। अब इसमें सारा कुछ प्लस माइनस कर दें, 23345 पॉइंट पूरा 23345 कितना है? 23945। अच्छा, इसमें क्योंकि कैलकुलेशन सारी करवाते हो आप लोग, तो अगर कोई गलती हो जाए बाद में सॉल्यूशन के अंदर तो एडजस्ट कर लिया करें, तो कैलकुलेशन में आगे पीछे हो तो। ठीक है जनाब, एक ही साल में दोनों नहीं हो सकता, एक ही होता है। एट द सेम टाइम एक साल के अंदर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग नहीं हो सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि उसी साल अगर या तो वो कंप्लीट हो जाएगा या नहीं कंप्लीट होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कंप्लीट नहीं है कंप्लीट है। जी, ये सवाल मेरे ख्याल में आसान था। डीसीएल वाला क्वेश्चन के अंदर कोई मसला है तो बताएं। हाँ जी, पढ़ लेते हैं ये सवाल, और कल का आप होमवर्क भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18, ये सवाल सिंपल ही कर लें तीनों। ये सवाल छोटे छोटे से हैं। नहीं, ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये कुछ ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। ये वो वाले बुरे बुरे सवाल कल करेंगे। 16, 17, 18 ये सवाल आसान है, जल्दी हो जाएंगे। जल्दी से ये सवाल रीड कर लेते हैं।
कोई मसला होगा तो मैं बता दूंगा। फर्स्ट में DCL started construction of its marketing office. Total cost of building was budgeted at 35 million. For this purpose, DCL had kept 77 million in deposit account, yielding an interest 6%. 7 मिलियन इक्विटी फंड है, 7 मिलियन, और उसके ऊपर 6% आपको वो सरप्लस फंड मिलेगा। इसको इग्नोर करेंगे। इक्विटी फंड के ऊपर ना इंटरेस्ट लेना है, ना उसकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम लेनी है। ये 7 मिलियन कॉस्ट इनकम के अंदर आ जाएगा। It also applied for the specific medium term loan 25 million. Any shortage was to be financed through running finance at the rate of 15%. उसने रनिंग फाइनेंस का भी रेट हमें दे दिया। पहली पेमेंट की आपने 4 मिलियन, कहां से की होगी? इक्विटी फंड से। दूसरी पेमेंट की है 8 मिलियन, वो कहां से की होगी? तो इसमें से पहले तो 7 मिलियन में से जो 3 मिलियन बचा पड़ा था, 5 मिलियन कहां से करेंगे? स्पेसिफिक से। जर्नल है तो जर्नल से करेंगे, जो भी अवेलेबल है। फिर उसके बाद नीचे लिखता है ड्यू टू सर्टेन डिस्क्रिपेंसी डॉक्यूमेंटेशन मीडियम टर्म लोन वाज अप्रूव्ड एंड रिसीव्ड दिसंबर 2000। जब तक वो नहीं आएगा तब तक जर्नल बोरिंग। इंटरेस्ट 16% लोन प्रोसीड वर फर्स्ट यू टू रिड्यूस द रनिंग फाइनेंस। ये बिल्कुल पुराना सवाल है। तो जैसे ही स्पेसिफिक लोन मिलेगा, जो जनरल बोरिंग का पैसा है वो वापस कर देंगे। तो उसका इंटरेस्ट फिर कब तक कैपिटलाइज होगा पता है? दिसंबर 2012 तक, बस उसके आगे नहीं जाएगा। आगे वो कहता है डिपॉजिट। अच्छा, ये जो लिखता है ना कि एंड देन केप्ट इन द डिपॉजिट अकाउंट, इसका रेट ही बताया हुआ, वो 6% ऊपर गिवन है। वो जो डिपॉजिट अकाउंट वो उससे ऊपर लिखा हुआ ना कि जिस इक्विटी फंड रख देता है वहां पर उसे 6% मिलता है, ये वही वहां पर ही उसका सरप्लस फंड जाएगा। Construction remained suspended from the month of Feb. Construction was completed on October. However, building was brought into use. Complete होगी अक्टूबर में, यूज हुई दिसंबर में। डेप्रिसिएशन किस दिन से स्टार्ट होगी? कंप्लीट हुई अक्टूबर में, इस्तेमाल हुई दिसंबर में, अक्टूबर से। कैलकुलेट बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज 2012 और 2013। सिर्फ उसने बोरोइंग कॉस्ट पूछी है कैपिटलाइज। ये सवाल आपने कर लिया है तो आपने ना, किसी ने जिसने साफ सुथरा किया हो, एक बंदा ग्रुप में शेयर कर देगा उसकी वर्किंग समेत, वो मैं चेक कर लूंगा। अगर उसमें कोई गलती हो तो बता दूंगा, वरना फिर वो ठीक होगा। तो कल का आपका जो होमवर्क है वो 16, 17, 18, ये आसान सवाल है। आप करोगे तो ऐसे समझोगे कि बस आधा घंटे का सवाल है। फिर हम इसके पास पेपर करेंगे इंशाल्लाह।